नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। एक तरफ जहां सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास की फैमिली और उनके तमाम जिस तरीके से कहें टैक्स जो स्लैब था उसे छूने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कई चीज़ों को सस्ती भी किया गया, सस्ता किया गया और कुछ महंगाइयाँ भी बढ़ी कुछ वस्तुओं की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आया है, इस बजट में किसे कितना मिला है, किसे कितना और वहन करना पड़ेगा। कुल मिला के यह जो बजट है वो किस ओर इशारा करता है, कौन कौन से रंग इस बजट में समाये हुए हैं, अपने खास मेहमानों से समझेंगे। इस बात को पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2024 के बजट में बिहार को सबसे ज्यादा रफ्तार मिली है। पिटारे से हाईवे के लिए 26,000 करोड़, सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद युवाओं को वित्त मंत्री ने 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर 15,000 रुपए का तोहफा दिया। इसके साथ ही 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर भी मिलेंगे, जिसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। सरकार ने एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं महिलाओं को लाभ दिलाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। बात करें सस्ती और महंगी चीजों की तो सोने चांदी के गहने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। कैंसर की दवाएं, एक्सरे मशीन भी सस्ती हुई हैं। हवाई सफर महंगा हुआ। प्लास्टिक का सामान, सिगरेट और पेट्रोकेमिकल भी महंगा हुआ। मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं सालाना 15 लाख की आय पर 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को दूरगामी असर वाला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा। वहीं बजट पेश होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कुर्सी बचाओ बजट कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया आज का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में मध्यम वर्ग के ऊपर में, निम्न मध्यम वर्ग के ऊपर में बोझ डालने का काम किया है। आम जनता को राहत देने वाला बजट बताने वाली मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन विकसित भारत के लिए वास्तव में यह बजट कितना कारगर सिद्ध होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस।
तो जैसा कि बजट जब आता है तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है कि पक्ष और विपक्ष की कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं और इसी रूप में आती हैं जैसा हम हर बार देखते हैं। विपक्ष इसमें कमियां खोजता है, सत्ता पक्ष इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है, सत्य और बताता है कि ये बजट कितना उपयोगी है। ठीक है, हम भी समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय करवा दूं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री के रूप में हमें वो सिखाएंगे कि 1 रुपये में से कहाँ कहाँ क्या गया और क्या आएगा, किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, तमाम जो विषय हैं, युवा, रोजगार, बेरोजगारी, किसान, गांव, शहर, क्या स्थिति होगी, महिलाओं की क्या स्थिति होगी, तमाम सेक्टर्स की, और विदेशी पूंजी निवेश को लेकर भी क्या इस बजट में खास रहा या फिर किस तरीके से उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है इस बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जब मैं बजट को देख रहा था, बजट पर मैं सरसरी निगाह डाल रहा था, समझूंगा तो मैं डॉक्टर लखन चौधरी जी से, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि देखिए जो मूल रूप से बेरोजगारों को इसमें फोकस किया गया है, बेरोजगारों की बात की गई है, वो एक पक्ष था जिसे छुआ गया है। मध्यम वर्ग को भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन राहत देने की कोशिश की गई है। जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें कुछ कोशिश की गई है दिखाने की कि देखिए भाई, हम आपके लिए भी कुछ राहत लेकर आए हैं। और जो तीसरी एक मैं चीज़ देख रहा था वह है कि किस तरीके से सरकार आगे चलेगी, और ये दिखाने के लिए पूरे विपक्ष को कि भाई हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाली है, हम सब साथ साथ हैं। कुल मिलाकर ये सब कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा था। और भी अलग अलग विषय हैं, जैसा कि मैं देख रहा था जो विदेशी पूंजी निवेश है उसमें जो फॉरेन के जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं उसे घटाकर 40% से 35% किया गया है। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, पूंजीगत व्यय भी इस वर्ष बढ़ा है। तो ठीक है, इसे हम समझेंगे। पहले मैं आपसे ही शुरुआत कर लूँ दिनेश जी, क्योंकि बजट आया है, केंद्र का बजट है। काफ़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को इस बजट से, क्योंकि इस बजट से ही सब कुछ तय होता है। देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, किस दिशा में जाएगी, किस गति से जाएगी। तो आप पहला कमेंट दे लीजिए दिनेश जी, फिर मैं रुपेश जी से ही पूछ लूँगा। देखिए, ये बजट आम आदमी का बजट है। आम आदमी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका बजट है और आम आदमियों के लिए बजट है। आप देखेंगे इस बजट में महिला, युवा, किसान, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबके लिए योजनाएं लेके आई गई है। मद लेके आ गया है। गांव 2 लाख गांव के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए 25,000 गाँव के लिए लाया गया है, क्योंकि गांव से ही भारत देश बनता है। किसानों के लिए लाया गया है, स्वास्थ्य के लिए लाया गया है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी राशि लाई गई है। युवाओं को जब तक स्किल इंडिया के तहत तैयार नहीं किया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएंगे। उनको बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है। बहुत सारी स्कीमें लाई गई है। युवा उन्नति योजना लाई गई है। 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1 लाख से कम सैलरी वाले युवा जो पहली बार जॉब में जा रहे हैं उनके लिए 15,000 रुपए का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे बजट इसमें ला करके सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है कि हम हर आदमी को रोजगार देना चाहते हैं। और जब भारत देश में रोजगार के अवसर रहेंगे और जब भारत का मेरा बेरोजगार अपना रोजगार करेगा तो भारत की उन्नति निश्चित है। और स्पष्ट दिख रहा है इस बजट में कि ये बजट आम आदमी का, गांव का, गरीब का, बेरोजगार का बजट है और बहुत ही अच्छा बजट आया है। ये 2047 के विजन को क्लियर कर रहा है। 2047 में भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसको विजन को क्लियर कर रहा है। ये बजट आज का बजट नहीं है, ये बजट 2047 का बजट है, क्योंकि आने वाले युवाओं के हाथ में काम होगा। आने वाला युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और वो युवा इस देश को 2047 में विकसित देश बनाएगा, किसान बनाएगा, व्यापारी बनाएगा। सभी लोग मिलकर अगर एक छत पे आएंगे और काम करेंगे तो वो होगा।
मैं एक छोटी सी आपके बात, जैसे मोबाइल क्रांति, आज चीन बहुत बड़ा हब था मोबाइल का, इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स 15% कम करके यहाँ बाजार में अवसर लाए, ताकि आप देख लीजिएगा मोबाइल जो विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है उसका हब बनाने की तैयारी है भारत को, क्योंकि कई करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आय मिलेगा, और मोबाइल के क्षेत्र में या संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत विश्व में विश्व गुरु बनेगा। और हमारा जो चाइना, जो हमारा हमेशा घोर विरोधी रहा है, उसको इकोनॉमिक रूप से तोड़ने की भी तैयारी हो रही है। तो ये बजट देखेंगे सभी रूप से एकदम भारत देश का बजट दिनेश जी, ठीक है। रुपेश जी, आप सुन रहे होंगे दिनेश जी इतना कुछ सब बता रहे हैं कि क्या क्या है इस बजट में, और आप कह रहे हैं मित्रों का बजट है। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। लखन चौधरी जी नमस्कार। दिनेश अग्रवाल जी नमस्कार। बड़ी अजीब विडंबना है, मोदी सरकार का तीसरा बजट जी एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, वही दूसरी ओर देश 14 लाख करोड़ के कर्ज पर है। जिस प्रकार से दिनेश अग्रवाल जी मोबाइल क्रांति की बात कर रहे थे, जी रिचार्ज जो है किस दर पर महंगा हो गया है, आम जनता मोबाइल के रिचार्ज कराने में तरस रहे हैं, और उसके बाद इनके द्वारा मोबाइल को सस्ता करना माने देश की जनता को महंगाई की ओर झोंकना है। जी छत्तीसगढ़, जहां से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 सांसद दिए, जी उस राज्य को आज से 4 साल पहले नवा रायपुर में एम्स की घोषणा की गई थी, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हो गई है, केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। उसमें स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार का 2ym दर्जा, और एक भी सड़क परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना में लागू नहीं हुआ, इस बजट में लागू नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है, अपने जो बैसाखी जो दो है आंध्र प्रदेश और बिहार, बोलने में कहीं कोताही नहीं है, उनको जिस प्रकार से आर्थिक परियोजनाओं के तहत में जो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने की बात की गई है, बिहार को 40,000 करोड़ देने की बात की गई है, ये अपने सत्ता को बचाने का ये पूरी तरह से बजट है। आम जनता के बार बार महिलाओं को गैस में सब्सिडी देने की बात करते हैं। रुपेश जी सर, आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन थोड़ा समय, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये जो दिया गया है तो ये भी तो आम लोगों के लिए यह है सर, मतलब बिहार, और आप जो कह रहे हैं, चलिए मैं उसी दिशा में अगर आपसे बात करूं तो ये बिहार और आंध्र की जनता के लिए तो है सर, मतलब आम लोगों के लिए तो है। जी निश्चित रूप से संजय जी, प्रत्येक राज्य को बजट दे, बजट प्रावधान करे, उनके लिए विकास की योजनाएं लागू करें, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनके द्वारा छत्तीसगढ़ को देखे, छत्तीसगढ़ में ना सड़क के लिए कोई प्रावधान है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज देश में 30 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। उन पदों को भरे जाने के लिए बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिले, इसका भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। सिर्फ लब्बो लवाब, माने एक तरह से लैपटॉप में लॉलीपॉप का बजट है। जी ठीक है। डॉक्टर लखन चौधरी जी, आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे पूरा समझने की कोशिश करूंगा राजनीतिक बयानों से परे हटकर। जैसा कि मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने जैसे कहा कि गठबंधन है, मध्यम वर्ग है, बेरोजगार हैं, इन्हें फोकस किया गया है। ये तो है, आप देख रहे थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि है, 1.5 लाख करोड़ की राशि कृषि क्षेत्र के लिए है, तमाम है, ये सब विषय है। लेकिन जो मुख्य रूप से मैं देख रहा था, जैसा रुपेश जी कह रहे थे कि 14,000 करोड़ रुपए का घाटा है, तो इस बार मैं देख रहा था कि राजकोषीय घाटे को भी कम करने की कोशिश की है सरकार ने, और जो राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा है वो 4.9 रखा है, 4.9% रखा है, जो पिछली बार 5.1% के करीब था। मतलब राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है। सीधी सी बात है, राजकोषीय घाटा कम होगा तो आय और व्यय के बीच एक संतुलन की दिशा में चलने की कोशिश है, आपसे मैं समझूंगा। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि पूंजीगत व्यय की जो बात हो रही थी, पूंजीगत व्यय, इस बार सरकार ने उन पूंजीगत व्यय की राशि जो है वो बढ़ाई है, और करीब उसमें मैं एक आंकड़े देख रहा था, करीब उसमें 19% की, 16% की उसमें वृद्धि हुई है, 16.9% की
वृद्धि की गई है पूंजीगत व्यय में। करीब 11 लाख करोड़ से अधिक की राशि इस बार निर्धारित की गई है बजट से। मतलब कैपेक्स का जो राशि है वो बढ़ाई गई है। जाहिर तौर पर इसका परिणाम क्या आता है, इससे राजस्व व्यय और जो पूंजीगत व्यय है दोनों के बीच में कैसा संतुलन बनता है। अर्थशास्त्री होने के नाते सर आपकी बारीक नज़र होगी, आप देख रहे होंगे कैसा समझते हैं आपकी किस दिशा में ये जो निर्णय लिए गए हैं, जो लुभावनी बातें हैं उनसे हटकर जो सीधे सीधे समझ में आ जाती हैं कि ये सस्ता, ये महंगा, ये घट गया, वो बढ़ गया, ये छूट मिल गई, ये छूट चली गई। लेकिन ये जो दो विषय हैं जो कि आपसे मैं समझना चाहूँगा सरल भाषा में इसलिए कि जनता समझ सके, हमारे दर्शक समझ सकें। डॉक्टर साहब देखिए संजय भाई, पहले जब बजट होता था तो क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता होगा या होने वाला है उसकी चर्चा खूब जोरों पर होती थी जी। पिछले खास करके 10 सालों से जब से मोदी की सरकार आई है जी हाँ। वो ट्रेंड्स खत्म हो चुका है। और ये देखिए अच्छी बात भी है ये कि इस सरकार ने कभी भी लोक लुभावनी बजट को बहुत ज्यादा लोक लुभावनी बनाने की कोशिश नहीं की। एक तरह से कहा जाए तो बजट को लोक लुभावनी बनाने की बजाय जो नीतिगत निर्णय है उन पर फोकस किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि अब जनता को भी बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं रहती। पिछले कई सालों से हम जो है देख रहे हैं सरकार जो है अपने नीतिगत निर्णयों को खास करके बजट में प्रस्तुत करती है। और इस बार का जो बजट है देखिए 24-25 का, इसकी तो एक तस्वीर तो हमको उसी समय मिल गई थी जब अंतरिम बजट पेश किया गया था पिछले बार। और अंतरिम बजट में जो 111 लाख करोड़ का जो बजट का पूरा आकार रखा गया था वही है इस बार भी। और बहुत सारे चीजें जो है, मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है और किसानों के लिए भी जो है बजट में प्रावधान किया गया है, स्वच्छता मिशन का भी प्रावधान किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया है। बहुत सारी चीजें देखिए बजट में हुई है, ऐसा नहीं है कि बजट में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे टैक्स राहत की अक्सर बात होती है तो टैक्स राहत में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया, मात्र 25,000 बढ़ाया है। 7,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन में फायदा सभी को होगा, यदि किसी की इनकम 10 लाख है तो भी और किसी की 20 लाख है, 30 लाख है तो भी। तो जो है 17,000 रुपए की बचत की बात उसमें कही जा रही है टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में। जी हाँ। देखिए मुझे लगता है कि टैक्स रिजीम को केवल टच किया गया है। 17,000 रुपए कोई मामूली ही कही जाएगी, बड़ी राहत नहीं है उससे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। 17,000 रुपए से ज्यादा साल भर में महंगाई बढ़ जाती है, तो इसलिए कर्मचारियों के लिए कोई बहुत बड़ी राहत है ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश किया है कि भाई मध्यम क्लास को या जो सैलरीड क्लास है उसको राहत एक तरह से दी जाए। और जो है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, ग्रामीण विकास, महिलाओं को, युवाओं को जो ज्ञान की चर्चा पिछले बार की गई थी, सारी चीजों को लेकर बजट में लगभग चर्चा भी है, चिंता भी है। लेकिन असली बात मुझे लगता है कि बजट को और अच्छा किया जा सकता था, बनाया जा सकता था सरकार यदि चाहती तो। देखिए अभी भी जो बजट हमारा है उसका जो है बजट का जो हिस्सा है उसमें इनकम टैक्स से 19% आता है। मतलब जो सबसे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू आता है इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स में और कुछ राहत की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि इनकम टैक्स का जो बोझ है वो खास करके जो 15 लाख से ऊपर के जो टैक्स पेयर हैं उन पर एक बड़ा बोझ था। 4% का सेस आप लगातार ले रहे हैं, कोविड खत्म हो गया उसके बाद भी एजुकेशन सेस के नाम से 4% ले रहे हैं। तो जो निराशा एक तरह से जो कर्मचारी वर्ग है उस पर है कि आप कोविड खत्म होने के बाद पटरी पर आ गई अर्थव्यवस्था। आप कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया, 17% आज का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, 18% आ रहा है जीएसटी कलेक्शन। कारपोरेशन टैक्स आपका बढ़ गया है, 17% आ रहा है। तो सभी तरह के जब रेवेन्यू आपके पास आ रहे हैं, राजस्व आ रहा है, राजस्व बढ़ रहा है, तो फिर करदाताओं पर आप बोझ क्यों डाल रहे हैं? इसी कारण करदाता कर चोरी करते हैं। तमाम तरह की कर चोरियां होती हैं, इसको और सरलीकृत किया जाना चाहिए था।
स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम से कम 1 लाख कर देते तो एक तरह से राहत होती। इसी तरह से जो है 15 लाख से ऊपर पर अभी भी जो है 30% का टैक्स है, उसमें भी कुछ राहत की उम्मीद थी। आप देखिए कारपोरेट घरानों को छूट जो दे रहे हैं, जैसे 40% से घटाकर 35% कर दिया, आपने भी बताया। जी हाँ। उसको कम करने की बजाय कारपोरेट टैक्स को यथावत रखना था, और जो छोटे जो लोग हैं उन पर जो टैक्स का बोझ जो पड़ रहा है उसको बढ़ाना चाहिए था। और इससे क्या होता है कि पैसा जो और आता उसको आप जो है ग्रामीण विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और कर सकते थे। एक और बड़ी बात देखिए, मैं हमेशा इसको कहता हूं कि सरकार हमेशा कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सड़कों पर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसा आवंटन करती है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से टोल टैक्स लगाया जा रहा है, बिहार में भी अभी जो कॉरिडोर सड़कों का जाल बिछाने की बात कही जा रही है उसमें भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। तो आप सरकार का पैसा भी खर्च कर रहे हैं, राजस्व का, और टोल टैक्स भी वसूल रहे हैं, तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? और इन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाभ है, चाहे वो हवाई यात्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा रहे हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, बंदरगाहों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा रहे हैं वो टैक्स के पैसे से खर्च हो रहा है, लेकिन उसका लाभ केवल चंद बड़े कारपोरेट घरानों को हो रहा है। आम आदमी को, मिडिल क्लास को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी के मन में ये चीजें हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं लखन जी। लखन डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं। दिनेश जी से भी एक छोटा सा कमेंट ले लूं, क्योंकि समझना ये था, कुल मिलाकर राजनीतिक जो बयानबाजी है उससे हटकर आपसे ये समझना था कि आखिर ये जो बजट है वो किस तरीके का बजट है। आपसे मैंने 1-2 सवाल भी किए थे जिसका कि आपने सीधा जवाब दिया है। जैसा कि एक राजनीतिक बयान है दिनेश जी, जैसा आपसे मैं पूछ लूं, हालांकि मैंने ये पूछा कि अगर वो मित्रों को दिया गया है, मित्रों को साफ लेने के लिए अगर ये किया गया है, तो इसमें मित्रों का क्या फ़ायदा, वहाँ की जनता को ये मिलना है। आप क्या किस रूप में देखते हैं इस बयान को, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, केंद्र के नेता भी यही बयान में कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, कि भाई ये तो बजट जो है मित्रों का बजट है। मुझे इस बयान पे बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्या ये पैसा देश में नहीं गया? क्या देश के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या मेरे आम जनता को नहीं मिल रहा है? बजट आया है, अगर टैक्स डिडक्शन हो रहा है, यह विकास की रफ्तार पकड़ रहे हैं, सभी जगह अपनी अपनी जगह में ये पैसे जाएंगे, ये जनता को जाएंगे, और जनता के बीच में चुनी हुई सरकार है, उनकी पैसा उन्हीं को लौटा रही है, लेकिन सही नीयत और सही ध्यान के साथ डेवलपमेंट करती जा रही है, रोजगार के अवसर दे रही है। मैं युवा रोजगार करेगा, मेरी महिलाएं बहनों के लिए रोजगार के अवसर ला रहे हैं, 3 करोड़ मकान बन रहे हैं, तो क्या किसके बन रहे हैं? गरीब के बन रहे हैं। शौचालय बने तो गरीब के बने, सड़क बन रही है तो उसमें मेरा भारत देश का नागरिक चलेगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं, एम्स जैसे हॉस्पिटल ला रहे हैं, देश में अभी 22 एम्स बन चुके हैं, इनके राज में तो मात्र 70 साल में एक एम्स थे। तो ये किसके लिए बन रहे हैं? देश की नागरिक के लिए बन रहे हैं, देश के युवाओं के लिए बन रहे हैं। अगर किसानों के लिए सब स्कीम आ रही है तो मेरे किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये बजट आम जनता का बजट है। रुपेश जी सीधा जवाब सर, रुपेश जी सीधा जवाब। एक सवाल और करूंगा मैं अभी चौधरी साहब से। संजय भैया जी, जिस प्रकार से पूंजीपति मित्रों को लाभ देने की बात जो हम लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। देखिए, रायपुर से बलौदाबाजार रायगढ़ रेल लाइन की घोषणा हुई 8 साल पहले हुई थी, उसके लिए इस बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है। वही जहां कोल परिवहन के लिए जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी आए थे, जहां जिसमें कोल परिवहन होना है, उसमें पूरी कॉरिडोर की राशि, पूरी परियोजना की राशि वहां एक तरह से वहां लगा दी गई। जिस प्रकार से लखन चौधरी जी ने बताया कि सड़क का जो मामला होता है, सड़क में आम जनता को टोल देना पड़ता है, ये पूंजीपति मित्रों को लाभ देने का काम है। एक तरफ सरकार पैसा लगाती है, कोई टोल वसूली करती। भोपाल में अभी पिछले दिनों एक टोल जिसका लागत 491 करोड़ था, उसमें टोल कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं और 5 साल और वसूलेंगे। माने टोल जो कंपनियां जो सड़क बनाती है, टोल लगाती है, उसमें टोल की राशि का निर्धारण भी केंद्र की सरकार नहीं करती और आम जनता से सिर्फ और सिर्फ वसूली करने का काम करती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।
इस बजट में मात्र 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भाजपा सरकार की आम जनता से गरीबों के साथ अन्याय का स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है, आपके राज्य में तो एक पीएम आवास नहीं बनते थे, उसको ठीक है, मैं लखन जी से थोड़ा एक समझ रहा था। लखन जी से मैं जैसा देख रहा था डॉक्टर साहब कि ये जिस तरीके से युवाओं को इस बार फोकस किया गया, मैं देख रहा हूँ कि उनकी ट्रेनिंग के लिए बात की गई है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में उनको बाकायदा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के साथ मानसिक मानदेय भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये योजना या फिर ये विषय जो लाया गया है, हालांकि पहले की भी सरकारों में मैं देखता था कि इन्हीं रूपों में ये होता था, लेकिन जिस बृहद रूप से इसे लाया गया है और बड़े संस्थानों में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और उन्हें साथ ही मानदेय भी दिया जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशिक्षित फौज तैयार होगी देश के लिए, युवाओं की, इस दिशा में ये काम करेगा? जी देखिए, करना चाहिए। मुझे लगता है संजय भाई, करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी आज के समय में भारत की सबसे जो है बड़ी समस्या है और बहुत कटु जो है ये सच्चाई है। और सरकार कह रही है कि हम 80 लाख जो है रोजगार हर साल पैदा करेंगे। तो आखिर आप इस तरह से स्कीम तो कई सालों से चल रहा है, कौशल विकास योजना कई सालों से चल रही है, लेकिन हकीकत जो है ना, हकीकत वो मैच नहीं कर रहा है। दिक्कत वही हो रही है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं। अभी छत्तीसगढ़ की ही बात करें कि जब सरकार भाजपा की नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग कांग्रेस सरकार को कोसते थे हम नौकरियां पैदा करेंगे, और अब कहा जा रहा है कि सारी नौकरियां को 2024 दिसंबर तक जो है रोक दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर तमाम चीजों की वैकेंसी निकलने वाली थी, अब नहीं निकलेगी, ये खबर आ रही है रोज। तो कहने का मतलब देखिए, कहने के लिए तो अच्छी चीजें हैं, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खर्चा होना चाहिए, उनको इंटर्नशिप के लिए, और जो है ये सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए बड़ी संस्थाओं में। लेकिन आप नीट का देखिए एग्जाम, सेट का, नेट का एग्जाम देखिए, आप परीक्षा तंत्र किस तरह से विफल हो रहा है, आपका जो है प्रशासन जो है परीक्षा नहीं करवा पा रही है, युवाओं में किस तरह निराशा फैल रही है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि युवा जो है इन सब चीजों को विश्वास करेंगे। और एक चीज जो बजट को लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि मित्रों के, तो मुझे लगता है कि इसमें भी सच्चाई है। आप बिहार को अकेले 59,000 करोड़ रुपया का बजट दे देते हैं, 15,000 करोड़ का बजट अकेले आंध्र प्रदेश को दे देते हैं, तो ठीक है कि वहां के लोग भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन क्या दूसरे राज्यों का? एक और बात आ रही है कि साउथ के 5 राज्यों का जो बजट होता था अकेले यूपी को दे दिया गया। यूपी में जो है, तो बाकी राज्यों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर क्या होगा, उसकी चिंता कौन करेगा, उस पर कौन बात करेगा? तो चिंता करने के लिए बहुत से चीजों को आप लोक लुभावने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। संसद में साफ साफ मुकर रही है सरकार की महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो महंगाई है ना, महंगाई से तो आम आदमी परेशान है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी समय की थोड़ी बाध्यता है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दिनेश जी, फाइनल कमेंट सर, मैं यहीं समाप्त करूंगा डिबेट। मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ रोड बन रहे हैं, मैं रोड की बात की है तो मैं जवाब देना चाहूँगा। अभी रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ रोड अभी लेटेस्ट में पास हुई है, जिसके लिए पैसे मिले हैं। रायपुर बिलासपुर जसपुर धनबाद रोड बन रही है, ये छत्तीसगढ़ की रोड है। रायपुर विशाखापट्टनम रोड पे काम चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ की रोड है। रायपुर नागपुर रोड पे काम चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ की रोड है। तो ये किसकी रोड है जिसको ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं इस प्रदेश की जनता को? ये IIT, IIM, IIIT जैसी इंस्टीट्यूट यहाँ छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। ये किसके लिए है? यहाँ छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आ जा रहा है। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, नगर नार जैसे प्लांट यहाँ खुले हुए हैं, ये युवाओं के लिए हैं, जहाँ स्किल इंडिया के तहत काम मिलेगा, तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। और ये जितनी कांग्रेस जितनी बात कर रही है, 70 साल कुछ काम किए नहीं, अब इनको जनता के बीच जाने में बड़ी झिझक हो रही है। तो ये क्या करेंगे? जो काम हो रहा है उसको, उसकी गलतियां गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही है, जनता इनको निरंतर नकारती जा रही है। ठीक है दिनेश जी, तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। दिनेश जी आपका, रुपेश जी आपका, और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम जैसी बात कर रहे थे इस बजट को लेकर कि बजट में क्या खास है, बजट से क्या मिला, किसे मिला, और साथ ही साथ बजट का अगर अर्थशास्त्र समझें तो बजट देश को अर्थ के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर किस गति से
किस दिशा में ले जाने वाला है, ये तमाम विषय थे। हमने बात की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ ही साथ अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ से भी हमने इसे समझने की कोशिश की। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।